नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं पंकज प्रसून। एक शब्द जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और झारखंड में तो खासकर जब भी ईडी नाम का शब्द का उच्चारण होता है, कई लोगों के दिल दहल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अगला नंबर पता नहीं किसका है, क्योंकि पिछले चंद महीनों में जिस तरह से ईडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड में कार्रवाई की है, इसके बाद तो हर भ्रष्टाचारी सतर्क है, अपने अपने तरीके से बचाव के उपाय ढूंढ रहा है। लेकिन ये ईडी है साहब, कोई बचता नहीं। झारखंड में ईडी की जांच जारी है। कई बड़े चेहरे आज होटवार की शोभा बढ़ा रहे हैं, कुछ रिम्स में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिन दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो एक नाम है अमित अग्रवाल और दूसरा नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और वो कई हाई प्रोफाइल मामलों की पैरवी कर रहे थे। और अमित अग्रवाल के बारे में यह कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा राजदार है। वो किसका राजदार है, किसका पैसा खपाता था, किससे कनेक्शन है, ये हमसे मत पूछिएगा, क्योंकि इससे एक अलग बवाल की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अमित अग्रवाल ने ईडी के सामने जो खुलासे किए हैं, वो दीपावली से पहले किसी एटम बम से कम नहीं है। अमित अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, किन बड़े अधिकारियों का नाम लिया है अमित अग्रवाल ने, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल जुड़ा हुआ है। अभय मिश्रा जी, आप झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप कानूनी पहलुओं को समझाएंगे। हमारे साथ झारखंड भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मयूर शेखर झा जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मयूर शेखर झा जी के बारे में एक बात बता दूं कि राहुल गांधी की कोर टीम के ये हिस्सा हैं और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जो नई पौध निकल रही है, उसमें सबसे ज्यादा तेज तर्रार सटीक माने जाते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रतुल जी आपसे, ईडी और जांच, आज खुद आपके प्रदेश अध्यक्ष जो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसमें उन्होंने कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है। आपने ऐसा किस बिना पे कहा? बड़ा करप्शन का रैकेट चल रहा था, अवैध माइनिंग का रैकेट चल रहा था। हम थोड़ा पीछे लौटते हैं। जब पूजा सिंघल के घर में छापेमारी होती है तो लिंक मिलता है, उनके सीए के घर में 25 करोड़ रुपए की रिकवरी होती है, जो हाल के दिनों में मुझे लगता है पूरे ईस्टर्न इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट रिकवरीज थी। वेस्ट बंगाल में ऐसी रिकवरीज भी हुई थी। उसके बाद जो पंकज मिश्रा हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि हैं, उनके सहयोगियों के घर जब ईडी छापेमारी करती है तो 9 करोड़ रुपए कैश बरामद होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना अकुट संपत्ति अगर इन्होंने जमा करके रखा था। और कहते हैं ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग था। ईडी ने जो पहला प्रेस रिलीज अपना जारी किया था, उसमें आकलन लगाया था कि ये जो अवैध खनन है, ये खेल एक जिले सिर्फ साहिबगंज में 100 करोड़ के आसपास का। ईडी ने इसे रिवाइज किया 1.5-2 महीने के बाद और कहा कि सिर्फ साहिबगंज जिले में इस सरकार के कार्यकाल में लगभग 1000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ है। और किस तरीके से सिस्टमैटिक रूप से, आप सोचे पंकज जी, एक एयरक्राफ्ट साइज का, एक विमान वाहक पोत के साइज का इनके पास एक शिप था, जिससे ये इलीगल लोडिंग करके पत्थरों को गंगा जी के रास्ते इधर उधर भेजा करते थे। तो इतना बड़ा खेल चल रहा था और वो भी अवैध रूप से चल रहा था। जिसे इनलैंड वाटरवेज में लाइसेंस मिला था, उसे यहाँ जो जितने दलाल रैकेट को चला रहे थे, उन्होंने उसे ऑपरेट करने नहीं दिया। कहते ना कि छोटी से छोटी घटना हो जाए या कुछ भी हो तो इलाके के थानेदार को पता होता है। साहिबगंज में 1000 करोड़ का अवैध खनन का रैकेट हुआ और आपको लगता है कि ये सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों के बिना सहमति के हुआ होगा? और सीधा प्रूफ तो तब आता है जब सत्ता का एक दलाल प्रेम प्रकाश के घर में
ईडी का रेड पड़ता है और उसके यहाँ 2 AK-47 बरामद होते हैं। शुरुआत में तरह तरह की आशंकाएं जाहिर की जाती है, उग्रवादियों का कनेक्शन खोजा जाता है, लेकिन निकलता है कि ये तो मुख्यमंत्री के सुरक्षा में जो उनके आवास में तैनात गार्ड थे उनके हथियार थे। अब आप बताएं कि सत्ता का एक लाइजनर जो ईडी की गिरफ्त में है, उसके पास मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात गार्डों के AK-47 उसके घर के अलमीरा में कैसे बरामद होते हैं। ईडी रांची पुलिस को कहती है इस मामले में FIR करने के लिए। मुझे लगता है 1.5 से 2 महीने का समय हो गया, अभी तक रांची पुलिस ने इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। और यह कहा गया कि भाई इनके हथियार जो थे, बारिश हो रही थी तो प्रेम प्रकाश से पुरानी जान पहचान थी इनके जो गार्ड थे, इसलिए उन्होंने वहां जमा कर दिया, जबकि अड़घोड़ा थाना बिल्कुल सटा हुआ। तो ये बेफिजूल की बात है, कवर अप ऑपरेशन था। और दूसरा, जो ईडी ने एक और अभी समन किया है, मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी को तो समन ही किया और जेल सुपरिटेंडेंट को भी सबमिट किया, समन किया है, क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट पे आरोप है कि 12 तारीख को अमित अग्रवाल साइन करते हैं अपने वकालतनामे को जब वो ईडी की कस्टडी में है, और उससे वेरीफाई करते हैं जो जेल सुपरिटेंडेंट है, जबकि वो ईडी की कस्टडी में थे। और ईडी ने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जेल सुपरिटेंडेंट को उपलब्ध नहीं कराया था, क्योंकि अमित अग्रवाल ने कहा ही नहीं था। तो जाहिर तौर पर ये फर्जी वाला बैक डेट पे ये भी सब तब हुआ था जब वो जेल की कस्टडी में थे। तो ये शासक वर्ग का सीधा संरक्षण है इसमें, ये ओपन एंड शट केस है, जैसे जैसे तार खुल रहे हैं। और जहां तक राजीव कुमार की बात हो, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं, आपने एक बड़ी शानदार रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से राजीव कुमार को ट्रैप किया गया और उनको प्रलोभन दिया गया। एक NIA के रडार पे जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा, अमित अग्रवाल के द्वारा इस तरीके से उनको बुलाया गया, और जिस जगह उनकी गिरफ्तारी हुई और जिस जगह पुलिस ने गिरफ्तारी कराई, दोनों अलग अलग जगहें थी, और जो FIR रजिस्टर हुआ वो तीसरी जगह हुआ था। तो पूरा का पूरा खेल जो है ना, बहुत ही पेचीदा है। और ये कवर अप ऑपरेशन जब भी होता है तो ऐसी गलतियां होती हैं पंकज जी। इसलिए आप लोगों ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन कहा। मयूर शेखर झा जी आपके पास आएंगे, उससे पहले हमारे साथ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अभय जी, राजीव कुमार और अमित अग्रवाल का केस है, आप भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आपको इसमें ऐसा क्या गौर करने वाली बात लगी जिससे आपको ये लगे कि दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है? देखिए पंकज जी, 2 बातें मैं स्पष्ट कर दूं। आपने जो शुरू में ही कहा था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये जब एक्ट आया था तो लोगों को पता भी नहीं था। इसे नोटिफाई भी 2005 में किया गया था, तब भी किसी को पता नहीं था ये एक्ट क्या है। जब संशोधन हुआ 2019 में और जब उच्चतम न्यायालय में इसे चैलेंज किया, तब लोगों के जहन में आया कि ईडी सबसे अच्छी जांच और अनुसंधान का कोई व्यवस्था है लोगों के बाद में, और आप आर्थिक मामलों का ही एक एक्ट ही है, ये अधिनियम ही आर्थिक मामलों का है। आर्थिक मामले के बियॉन्ड इसे पावर भी नहीं है। मगर उसके रहते हुए जिस तरह के पूरे अखिल भारतीय स्तर पर इन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने का, अपराध तो ये रोक नहीं सकते हैं, ये आर्थिक अपराध रोक सकते हैं, मगर उसमें जिस प्रकार की उन्होंने कार्रवाई की है, आज लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जानते ही नहीं, ईडी जानते हैं। 1-2 शब्द हो गया है ईडी। तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे राजीव कुमार की, वो अधिवक्ता हैं, गौर करने वाली बात क्या लगी इस पूरे केस में? देखिए, गौर करने वाली बात है, अगर आप अपराध को देखेंगे और आपराधिक जो प्राथमिकी है उसको देखेंगे, तो मुझे तो बड़ा ही पीड़ा लगता है उसको बार बार पढ़ने में। ठीक है, राजीव कुमार जी अगर दोषी हैं, उन्होंने लालच में आके अगर कुछ किया है, उन्हें सजा होनी चाहिए, वो विचारण की बात है। अमित अग्रवाल जी ने भी अगर कुछ अपराध किया है, जो भी विचारण के अनुसार है, उन्हें सजा होनी चाहिए। इसमें पीड़ादायक क्या लिखा है कि 1 करोड़ रुपए में हमने खरीद लिया, क्या खरीद लिया, मैं उसे पढ़ देता हूं। एक्चुअली दैट इज ए ब्राइब इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोर्ट ऑफिसर्स एंड जजेज। इस पर मुझे बहुत आपत्ति है, यह लिखित में लिखा है। तो क्या एक FIR में लिखा हुआ है? जी, आप ये FIR में लिखा हुआ है। और 50 लाख रुपए की बात में क्या एक व्यापारी उसको ये नहीं मालूम कि 50 लाख रुपए में हम पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था को खरीद लेते हैं? ये मुझे सबसे आपत्तिजनक है। राजीव कुमार जी ने अगर पैसे लिए हैं, उसे सजा होना चाहिए। अगर वो दोषी हैं, सजा होगा। अगर अमित अग्रवाल जी दोषी हैं, उन्हें सजा होगा। मगर इस प्रकार का आपत्तिजनक शब्द लिखना, प्राथमिकी में लिखना। FIR तो अमित अग्रवाल ने कराया है ना?
अब किसी ने भी कराया है। वो अमित तो अग्रवाल ईडी की जांच में सूचक है। हैं, अमित अग्रवाल सूचक हैं, प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का आ चुका है, उसमें अनेकों प्रकार की अनियमितताएं हैं, हम लोगों ने देखा है। उनको गिरफ्तारी कहीं होती है, अलग थाने में होती है, किसी अलग थाने में प्राथमिकी दर्ज होती है, किसी अलग थाने से उसको दूसरे तीसरे थाने में ले जाया जाता है। ये सारे मामले विचारण के हैं, ये विचारण में आएंगे कहाँ है, मगर ये गलतियां तो होती जा रही है, ये आगे और भी होती जाएंगी। तो मुझे सिर्फ कानून पर बोलना है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर सभी बात करते हैं, ना मैं भाजपा की बात करता हूं, ना मैं कांग्रेस की बात करता हूं, ना मैं किसी स्थानीय पार्टी की बात करता हूं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी बोलते हैं, मगर भ्रष्टाचार पहली बार रुकते दिख रहा है, चाहे वो बंगाल हो, झारखंड हो या अन्य प्रांत हो। और पैसे का तो ऐसा आ रहा है रिकवरी। तो अब एक बात बताएं कि अगर 1 करोड़ रुपए, क्योंकि 50 लाख रुपए तो उन्होंने दिए, कुल 1 करोड़ रुपए में उन्होंने सारी चीज खरीद लिए, पूरी व्यवस्था को खरीद ली। तो क्या राजीव कुमार इतने बड़े थे कि वो सारी व्यवस्था को खरीद सकते थे? और क्या ये अमित अग्रवाल जी को ये पता था कि इतने से पैसे में हम पूरी व्यवस्था खरीद लेंगे? तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है, और ये मुझे बहुत पीड़ाजनक लगा। इस तरह की बातें प्राथमिक लिखनी नहीं चाहिए। मयूर शेखर झा जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है मयूर जी? जी मयूर जी, मेरा सवाल आप लोगों से बस इतना है कि झारखंड में जो कुछ भी चल रहा है, या जो कोई लोग होटवार में हैं या रिम्स में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, ये सारे लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं सत्ता के शीर्ष के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि अब तक की जो ईडी की जांच रिपोर्ट है, चाहे वो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हों, चाहे मुख्यमंत्री के गार्ड का AK-47 एक दलाल के यहां मिलना हो, या फिर ये कहा जा रहा है कि अमित अग्रवाल ने जिस तरह से आज एक अखबार में छपा है कि कई सचिवों को ये प्रेम प्रकाश पैसे पहुंचाता था, पैसे वहां से रिकवर करता था, और ये अमित अग्रवाल तो शेल कंपनी के नाम से उसे इन्वेस्ट करता था। क्या जो भाजपा का आरोप है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है, अब इसमें भी कोई शक है क्या? अच्छी बात बता रहे थे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में बता रहे थे। इस एक्ट को नोटिफाई कांग्रेस की सरकार ने 2005 में किया था, और इस एक्ट का उद्देश्य यही था कि करप्शन जो है, करप्शन के ऊपर मेरे ख्याल से इससे व्यापक कोई प्रहार कभी भी किया ही नहीं गया है, जो 2005 में इस एक्ट को नोटिफाई करने के बाद किया गया था। सवाल जो है, सवाल इस एक्ट पे और इस एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई पर नहीं है पंकज जी। सवाल केवल यह है कि इन कार्रवाई का उद्देश्य क्या है। करप्शन है झारखंड में? अगर मैं कहूं कि झारखंड में बिल्कुल करप्शन नहीं है तो मैं झूठ बोलूंगा यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम, आपके चैनल पर आकर। तो ये मतलब मैं भी झारखंड का आदमी हूँ, और मेरी भी अल्टीमेट, मैं हूँ या प्रतुल जी हो, हम सब चाहते हैं कि झारखंड में एक पाक साफ प्रशासन हो, और झारखंड जो हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य है, उस राज्य का कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, और उस राज्य के जो संसाधन है, उन संसाधनों का बेनिफिट जो है हर गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचे। पर क्या ये हुआ है पिछले 21-22 साल में? नहीं हुआ है। इसके ऊपर हम डिबेट जो है वो बिल्कुल बेमानी होगी अगर हम कहें कि बिल्कुल जो है साफ सुथरी रेजिम्स चली है। अब जिन कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, उन कैरेक्टर्स पर हम आते हैं। अब पंकज मिश्रा की बात हुई, अमित अग्रवाल की बात हुई, मैं पहले 2 कैरेक्टर से शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले, ये पूरी एपिसोड की शुरुआत हुई थी पूजा सिंघल जी से, और उसके बाद इस एपिसोड में एक कैरेक्टर आए थे प्रेम प्रकाश जी। अब आप बताइए कि प्रेम प्रकाश जी एक जो है दलाल से बिजनेसमैन किस रेजिम में बने थे? प्रेम प्रकाश जी का ऑरिजिन कहां से हुआ था? प्रेम प्रकाश जी का फिनोमिनल ग्रोथ किस रेजिम में हुआ था? वो प्रतुल जी भी जानते हैं, चाहे प्रतुल जी आपको यहाँ पर डिनाई कर देंगे ऑन रिकॉर्ड, प्रतुल जी भी जानते हैं कि पिछला 5 साल प्रेम प्रकाश जी के लाइफ का जो है गोल्डन पीरियड रहा था। उस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए थी। हमारी जब सरकार आई थी तो जिस तरह से प्रेम प्रकाश जी का ग्रोथ होता रहा, उस पर बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए थी। आज के डेट में अगर ईडी कार्रवाई इस तरह के कैरेक्टर्स के खिलाफ हो रही है तो उसका हम स्वागत करते हैं। आज अगर ईडी का उद्देश्य झारखंड में करप्शन के ऊपर एक प्रहार करना है, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर अमित अग्रवाल नाम का कोई व्यापारी बहुत ज्यादा स्तर पर इंटरवीन कर रहा था, इंटरफेयर कर रहा था झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर पंकज मिश्रा ने हजारों करोड़ रुपए का नुकसान कराया है सरकार को, पंकज मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। न्याय संगत हर कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं, उसके खिलाफ हम कहीं नहीं है। हम जो सवाल बार बार ये पूछा जाता है कि क्या आज की तारीख में शुभेंदु अधिकारी पूर्णतः ईमानदार हो चुके हैं?
क्या आज की तारीख में हिमंता बिस्वा शर्मा पूर्णतः ईमानदार हो चुके हैं? और क्या गारंटी है कि कल को ये सारे कैरेक्टर्स, जिन कैरेक्टर्स के ऊपर आज जो है कार्रवाई चल रही है, क्या गारंटी है कि कल को पंकज मिश्रा ही पूर्णतः ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे होंगे आज से, अगर कल को भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं पंकज मिश्रा जी? कल को अगर राजनीतिक समीकरण झारखंड का बदलता है, क्या ये केवल झारखंड की राजनीतिक समीकरण बदलने की एक जो है डेस्परेट कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ईडी जैसे एजेंसीज को इस्तेमाल करके? ईडी जैसी एजेंसीज अगर न्यूट्रल होकर अपना काम करे तो मैं कहता हूं झारखंड हो, बंगाल हो, आसाम हो, जहां भी हो करप्शन को जड़ से मिटाया जा सकता है। ईडी जैसी एजेंसीज का जब पॉलिटिकल दुरुपयोग होता है, हमारा जो लिमिटेड पॉइंट होता है, हमारा लिमिटेड पॉइंट ये होता है कि आपको जो है इसका पॉलिटिकल दुरुपयोग इन एजेंसीज का नहीं करना चाहिए। पंकज मिश्रा के डिफेंस में क्या किसी भी कांग्रेस के नेता को आते हुए आपने देखा? नहीं। बिल्कुल अमित अग्रवाल के डिफेंस में क्या किसी भी कांग्रेस के नेता को आपने आते हुए देखा? नहीं। और हम ये कहते हैं कि बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले का होना चाहिए। ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य के अंदर आज गरीबी सबसे ज्यादा है। आज एक गरीबी पे रिपोर्ट आई थी, 42.2% झारखंड का जो है गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है, जो कि हिंदुस्तान में काफी, मेरे ख्याल से झारखंड। ठीक है, आपने जो चंद सवाल उठाए हैं मयूर जी, उसका जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी, इन्होंने दो महत्वपूर्ण सवाल उठाए। पहला सवाल ये कि इससे पहले की सरकार में प्रेम प्रकाश पला बढ़ा फला फूला, इस सरकार में वो पकड़ा गया। दूसरी बात, पॉलिटिकल इंटेंशंस की बात कर रहे थे कि क्या ईडी जांच का मकसद सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है या इसके पीछे कुछ राजनीतिक मकसद भी है? प्रतुल जी, प्रॉब्लम केवल यहाँ पर यह है कि मैंने सुना कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल आउटकम देखने को मिलता है। मयूरी जवाब ले लेते हैं इनसे। प्रतुल जी देखिए, ऐसे अगर बीच में सब लोग बोलेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, वो अपना बात कंप्लीट कर रहे थे, आप जवाब दीजिए दोनों आरोपों पे। प्रेम प्रकाश फला फूला कब, पकड़ा कब गया, और दूसरा क्या पॉलिटिकल इंटेंशंस हैं? मैंने कहा ना, सबसे पहले शुरू करते हैं, इन्होंने कहा कि ईडी इनके समय 2005 में इन्फोर्स हुआ था एक्ट, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर ये बताना भूल गए कि ईडी को इन्होंने टूथलेस टाइगर बना दिया था। ईडी को रेड और ईडी को कस्टडी और सीजर का पावर 2018-19 के दरमियान में जो एक अमेंडमेंट हुआ था हमारी सरकार के दरमियान, उससे मिला, उस दौरान मिला, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। तो ईडी तो इनके समय टूथलेस टाइगर था। उसी तरीके से जैसे सीबीआई पिंजरे में कैद होता था, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फेमस टिप्पणी है। और बाद में एक हाई पावर कमेटी बनी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं। बहरहाल लीडर ऑफ अपोजिशन तो कांग्रेस के रेजिम में पिछले 2 बार से है नहीं। तो वो ये जो भी एजेंसीज को पावर मिली है, स्वतंत्रता मिली है, वो हमारे कार्यकाल में मिली है। अब लौटते हैं झारखंड की ओर। अगर प्रेम प्रकाश ने हमारे सरकार में कोई गड़बड़ी की था तो इनको तो सत्ता में रहते 33 महीने हो गए, ये क्यों अभी भी हवा में बातें कर रहे हैं? इनको तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, बड़े बड़े मंत्रियों का नाम लिया था हमारे शासनकाल में, कहा था सबने भ्रष्टाचार किया, 3 महीने के भीतर सारे लोगों को हम जेल भेजेंगे। 33 महीने बीत गए। इन्हीं की सरकार थी जो टॉफी घोटाले और टी शर्ट घोटाले की बड़ी बड़ी बातें करती थी। 2021 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने ऑन रिटन रिप्लाई विधानसभा के पटल में कहा था कि कोई घोटाला नहीं हुआ। हमें किसी जांच से डर नहीं। जांच है, अगर आपको लगता है हमारे किसी नेता ने दोषी किया तो पुख्ता सबूत के साथ कार्रवाई करें, लेकिन ये तो ओपन एंड शट केस है। पंकज मिश्रा कौन था? मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि था। और पंकज मिश्रा को डिफेंड करने के लिए जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा अग्रेसिव हुई थी, ये भी कोई नहीं भूल सकता। और ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जूनियर पार्टनर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे पुरजोर तरीके से पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी का विरोध किया था, जबकि पंकज मिश्रा के घर में उनके जो सहयोगी थे, उनके घर के ठिकानों में 9 करोड़ कैश का सीजर हुआ था। और मैंने आपको फिर से कहा, एयरक्राफ्ट कैरियर जितने बड़े जहाज का सीजर हुआ था, पानी के जहाज का, जो इलीगली चल रहा था। देखिए, सीधी ये सत्ता के शीर्ष से जुड़े तार हैं और इसमें कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। आप खुद बताएं, क्या हमने कहा था इस सरकार को कि जो मुख्यमंत्री के आवास में गार्ड तैनात हैं, उन्हें प्रेम प्रकाश के घर में एक अलमीरा में 2 AK-47 को आप बंद कर दें? और ईडी ने जब रांची पुलिस को FIR दर्ज करने और कार्रवाई करने कहा था तो रांची पुलिस आज तक क्यों टालती रही? सिर्फ दोनों गार्ड को सस्पेंड क्यों कर दिया? क्या वो गार्ड अपनी मर्जी से ड्यूटी कर रहे थे? और फिर आज एक बड़े पॉइंट को हम स्किप कर रहे हैं। अमित अग्रवाल का रसूख ऐसा है कि उसे झारखंड के सत्ता के गलियारे में शैडो चीफ मिनिस्टर नहीं था, सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता है।
कहा जाता है कि उसके इजाजत के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। यह कैसे संभव हुआ पंकज जी, हम भी जानना चाहते हैं कि जिस वकालतनामे में उनका अमित अग्रवाल का 12 अक्टूबर को सिग्नेचर है, जब वो ईडी की कस्टडी में थे, उसे वेरीफाई रांची के जेल सुपरिटेंडेंट करते हैं, जबकि वो उस समय जेल की कस्टडी में नहीं था। जेल की कस्टडी से वो 9 तारीख को ईडी की कस्टडी में आ गया था। तो 12 तारीख के वकालतनामे को, और ईडी ने कहा है कि हमने कोई ऐसा दस्तावेज रांची जेल सुपरिटेंडेंट के पास भेजकर वेरीफाई करने का अनुरोध नहीं मिला था। तो जाहिर तौर पर जिस समय ये जेल में थे, अमित अग्रवाल ने सत्ता के रसूख का दुरुपयोग करते हुए अपने फ्यूचर डेट से ही अपने वकालतनामा को काउंटर सिग्नेचर करा लिया था। गलती उनसे ही होती है, कहते हैं ना, बेस्ट लेट प्लॉट्स में भी गलतियां हो जाती हैं। इन्होंने साइन करते समय 12 तारीख का डेट रखा ईडी के कस्टडी में जब ये थे, और उसे क्रॉस वेरीफाई करके दिखा दिया जो 9 तारीख का, जिस समय वो जेल की कस्टडी में थे ही नहीं। तो अब इससे ज्यादा ओपन एंड शट केस क्या होगा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं मयूर जी से। वही है, आज भी एसपी वही है। वहाँ इतना बड़ा दुर्घटना हो गया था, कितने ट्रक गंगा नदी की गोद में समा गए थे और कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। आज भी उस केस में प्लेस ऑफ ऑकरेंस को लेकर विवाद होता है। साहब, पूरा जो खेल है वो साहेबगंज में रचा गया। सारा जो स्टोन क्रशर थे, डाहू यादव थे, बच्चा यादव थे, जितने थे, देखिए अब तो पंकज जी ऐसा है कि डाहू यादव और बच्चा यादव जो प्यादे थे वो गिर चुके हैं, और जो मुख्यमंत्री के मंत्री थे अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा, वो भी गिर गए। अब तो इस शतरंज के खेल में सिर्फ राजा बचा है। और हम कहते हैं ना, ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं प्रतुल जी। आ रहा हूं अभय सर आपसे। मयूर जी, इसमें पुलिस और प्रशासन की भूमिका पे गंभीर सवाल है पूरे प्रकरण में, चाहे वो साहेबगंज का डीसी हो या रांची का जो ये पुलिस वाला जो पूरा कांड चला है, और या फिर जेल प्रशासन हो। पूरा ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ का जो प्रशासनिक सिस्टम है वो लोगों के लिए काम न करके करप्शन के लिए काम कर रहा है। योर वर्ड वर्सेस माई वर्ड वाली बात है। इन चीजों पे जी पानी का पानी हो जाएगा। जिसके खिलाफ भी, जिसने भी गलती की उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। प्रॉब्लम यह केवल पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ है। अगर अमित अग्रवाल सत्ता को मिसयूज कर रहे हैं, उस जेलर को भी आप जेल में डालिए, जो पुलिस वाले उसके साथ मिले हुए उसको भी आप जेल में डालिए। मैं पहले प्रतुल जी ने जो ईडी को ये बात किया था कि कांग्रेस ने उसको टूथलेस टाइगर बना दिया था, भाजपा ने तो उनको लैपटॉप बना दिया है। कांग्रेस के रेजिम में ईडी के पावर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ईडी ने जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस किए थे कांग्रेस के काल में, ए राजा जी हिंदुस्तान के टेलीकॉम मिनिस्टर थे, पीएमएलए के तहत वो बुक हुए थे, वो जेल में रहे थे, उनको एक्विट किसने किया था? भाजपा की सरकार में एक्विट हुए थे। अशोक चौहान जी कांग्रेस के अपने मुख्यमंत्री थे, ईडी ने कार्रवाई की थी, एक्विट किसने किया था? भाजपा के शासन में आप एक्विट हुए थे। आप मुझे बता दीजिए कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक करप्शन के मैटर में, और मैटर्स रहे हैं, ये बात प्रतुल जी आप मत कहिएगा कि भाजपा के किसी आदमी के खिलाफ कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं रहा है। एलिगेशन रहे, आप एक जगह बता दीजिए जहां पर कि ईडी ने जितनी मुस्तैदी के साथ झारखंड में आप एक्टिव हुए हैं, उसकी 10% मुस्तैदी भी ईडी ने किसी भी ऐसे मामले में दिखाई है जहां पर भाजपा से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के चरित्र पर लांछन लगा हो। जो बाद में भाजपा में गए वो भी एक बड़ा विचित्र वॉशिंग मशीन है, वो भी साफ धुल गए। शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर तो जो है बड़ी तेजी से कार्रवाई शुरू हुई थी, बाद में ऐसी वॉशिंग मशीन घूमी कि पूरी तरह से साफ हो गए। हिमंता बिस्वा शर्मा जी तो आज जो है वो एक करप्शन फ्री रेजिम का जो है वो मसीहा बन गए हैं। वो सारी कार्रवाई भी आप लोगों ने शुरू करवाई थी यहाँ पर। तो ईडी को आप लोगों ने, अगर कांग्रेस ने उसको टूथलेस टाइगर आप कहते हैं कि बनाया था, कांग्रेस के जमाने में ईडी फिर भी एक टाइगर थी, पॉलिटिकल बायसेस में काम नहीं करती थी। केंद्र सरकार के मंत्री को गिरफ्तार करने का जो है वो ताकत रखती थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कांग्रेस के राज में। आज आप क्या बन गए? आज आप विपक्ष को डराने धमकाने का जो एक मशीन मात्र बनकर रह गए हैं। तो ये प्रतुल जी आपको इस बारे में जवाब देना चाहिए। जी प्रतुल जी जवाब देंगे? अभय सर से मुझे पूछना है। इन्होंने कहा कि ईडी ने किन किन नेताओं पे कार्रवाई की है, केंद्रीय एजेंसियों ने किन किन नेताओं पे कार्रवाई की है। साहब, हमारे नेताओं की जहां भी गलतियां आई हैं वो कार्रवाई हुई है। आप शर्मा एक एग्जांपल दे दीजिए प्रतुल जी, एक एग्जांपल दे दीजिए। उनके यहाँ पहले सीबीआई रेड हुआ, फिर ईडी ने उनके यहाँ रेड करके मनी ट्रेल के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की। किनके यहाँ? शर्मा की बात करें, मुझे खत्म करने दे। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में वो मंत्री थे, उनके ऊपर भी केंद्रीय एजेंसी से कार्रवाई की। मोहित कंबोज की बात करें, वो जनरल सेक्रेटरी थे मुंबई कांग्रेस भाजपा में, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई की। इस तरीके से अशोक चौहान जी मुख्यमंत्री थे प्रतुल जी, अशोक चौहान जी पे कार्रवाई हुई थी, सीबीआई ने कार्रवाई की थी। मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेगा। कांग्रेस के राज में ये सारी एजेंसियों की अपनी गरिमा बरकरार थी। कांग्रेस के राज में बिल्कुल
जिसको काम करने दिया जाता था। कांग्रेस के राज में चाहे येदियुरप्पा हो या अशोक चौहान हो, 2 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में। ठीक है प्रतुल जी, मयूर जी, हम थोड़ा इस पे समझ लेते हैं कि ये हमारे साथ अभय मिश्रा सर हैं जी। जो है वो जेल एक सेकंड सर, एक सेकंड, थोड़ा आप दोनों मौका दीजिए। बड़ा प्रहार है इन एजेंसीज को, आप आज भी निष्पक्ष होकर काम करने दीजिए। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं एक बेहतर झारखंड हमारा बना पाएंगे। ठीक है। अभय मिश्रा सर, 2 चीज मुझे आपसे पूछना है। एक तो यहाँ के जो प्रशासन है, चाहे वो नौकरशाही हो या पुलिस का जो ये हो, जेल प्रशासन भी इसमें आप जोड़ लेते हैं, आपको लगता है कि उनकी भूमिका यहाँ क्या है इन सारे प्रकरण में? अब तक आपने क्या रीड किया? मैं अभी जो सुन रहा था हमारे अपने मित्रों के जो बात कि हमारे जमाने में हमने रोकने का भ्रष्टाचार कार्य किया और टूथलेस टाइगर नहीं था। अभी उन्होंने ए राजा जी के केस 2G स्पेक्ट्रम केस की बात की। 2G स्पेक्ट्रम केस में कोई एविडेंस नहीं आ पाया तो उच्चतम न्यायालय ने उसे ये कर दिया, तो टूथलेस टाइगर ही हुआ। और रही बात अगर टूथलेस टाइगर है नहीं है, भ्रष्टाचार रोक रहा है नहीं रोक रहा है, अभी दोनों पक्ष जो मैं किसी दलगत स्थिति पर बात ही नहीं कभी करता। अगर भ्रष्टाचार कांग्रेस के ज़माने में भी था तो वो गलत है, अगर भाजपा में भी है तो गलत है, जेएमएम में भी है तो गलत है। आप बार बार पूछ रहे हैं लोकल स्तर पर क्या लोकल है? में झारखंड में मैं बता देता हूं, प्रशासन की भूमिका, चाहे वो पहले की सरकार में आपकी सरकार। शंभू भगत का मुकदमा मैंने अभी उच्च न्यायालय में किया है। एक शिकायतकर्ता को अपने जान का भय था, मैंने उच्च न्यायालय में शंभू भगत जो पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम जी पर मुकदमा मैंने ही किया है, उसे इतना भय था कि बेचारे को आज रात से निकलता नहीं है घर में। तो आप इससे अंदाजा लगा ले कितनी स्थिति है आपके पुलिस प्रशासन की। एक सूचक घर से नहीं निकल पाता है, उसे न्यायालय में आके सरल नेता पड़ता है कि मुझे सुरक्षा दिलाई जाए, और वो दर दर जाता है, अंत में उच्च न्यायालय सुरक्षा देता है। आज किसी तरह से जान बचा के रहता है, इस पर बात करनी बेकार है। और रही बात भ्रष्टाचार की, हर कोई यही कहता है, कोई भी आप ऐसा नहीं किसी दिन सुनेंगे कि भ्रष्टाचार को रोकना हमारा कार्य नहीं है। अगर भ्रष्टाचार रोकने का कार्य हो रहा है, पहले नहीं किया गया, अरे आज हो रहा है, करने तो दें। स्पेसिफिक बताइए ना। देखिए, साहेबगंज के डीसी को अंदाजा नहीं हुआ कि उनके यहाँ इलीगल माइनिंग हो रहा है? क्या यहाँ रांची के एसपी एसएसपी को नहीं पता था कि AK-47 कहाँ चला गया? बिल्कुल। या जेल अधीक्षक ने बिल्कुल अनजाने में सब कुछ कर दिया? वो निर्देश तो कहीं ना कहीं से प्राप्त हो रहा होगा उन लोगों को। देखिए, निर्देश हो, कानून हो, कानून का अनुपालन हो, अनुसंधान हो। आज अनुसंधान करने के लिए स्वतंत्र है कोई भी ईडी, मीन्स PML एक्ट के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो कार्रवाई कर रही है तो उस पर आपत्ति क्यों? अगर वो निष्पक्ष है तो करने दे। अब पहले आपने नहीं किया या पहले वो भी बेईमान था, अरे चलो वो आज पहले बेईमान था, आज भी तो चला आ रहा है, तो भ्रष्टाचार सभी को मिलके रोकना पड़ेगा। ये कि हमारे चले मेरे दल में आ गए तो ईमानदार, उसके दल में आ गए तो बेईमान, कार्रवाई हो रही है तो फिर आपत्ति किस बात की? होने दे। आप सिर्फ कार्रवाई हो रही है, पैसे भी पकड़े जा रहे हैं एक से एक। वो हमारे प्रतुल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहाज ही निकल जाता है, सीज हो जाता है। मैंने पहली बार अपने वकालत 24-25 साल हो गई, 25 सालों में मैंने पहली बार देखा कि पानी के जहाज को भी पकड़ा जाता है। एक बार लकड़ी के चलते रेलवे राउरकेला में चाईबासा में पकड़ा गया था। मैं उस समय रेलवे का में कनीय जूनियर अधिवक्ता था रेलवे का। और इलीगल माइनिंग में रेलवे की भूमिका की भी जांच हो रही है। आज आप बताइए, रेलवे से इलीगल माइनिंग हो रहा है, पानी के जहाज से इलीगल माइनिंग, किस स्तर पर जाएंगे आप भ्रष्टाचार को लेके? इसलिए ये पार्टी वाइज आप बात नहीं कर सकते हैं, किसी को नाम लेके आप नहीं पुकार सकते हैं कि ये बेईमान वो बेईमान। जो भी बेईमान कानून सम्मत है वो विचारण होते है, उसे न्यायालय को छोड़ दे, न्यायालय विचारण करेगा। हम यहाँ बैठ के कह दे फला दोषी है फला दोषी है, ये काम हम नहीं यहाँ कर सकते हैं। अभय जी, अभी एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक चीज मैं दोनों से जानना चाहूंगा, प्रतुल जी आपसे भी या मयूर जी आपसे। ये जो नौकरशाही का अपॉइंटमेंट है और जो उनका जो वर्क कल्चर है, ऐसा लगता है कि दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द पार्टी वर्क, मतलब कि वो एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ईडी की कार्रवाई पर, और खास करके झारखंड में जो कुछ हो रहा है वो तो बेहद हैरत अंगेज, सनसनीखेज है। हमारे साथ
मेहमान हमारे खास जुड़े हुए हैं, प्रतुल शाहदेव जी, बीजेपी के प्रवक्ता, मयूर शेखर झा जी और अभय मिश्रा जी। प्रतुल जी, आप ही से शुरू करते हैं। ये जो नौकरशाही है, इसे लेकर कई तरह की चर्चा है, नेताओं के बीच भी चर्चा है और जनता के बीच में भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि अस्तर गिरा है। अब अस्तर गिरने का मतलब कभी ये था कि पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर काम करते थे, आज स्थिति ये आ गई है कि अब तो दलालों के इशारे पर भी काम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो जिस तरीके से अफसरों का सिलेक्शन होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट सर्विसेज में, तो वो डिक्लेरेशन देते हैं कि मैं जो संविधान में नियम कानून है, जो कानून है नियम, उनका पालन करूंगा। लेकिन यहाँ आप सही कह रहे हैं कि इस तरीके से वो अपने आकाओं को खुश करने लगते हैं, और इसमें एडमिट करना चाहिए पॉलिटिकल क्लास को, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल स्ट्रीम, कि सब जगह ये गलतियां होती हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी बॉडीगार्ड्स इशू हो जा रहे हैं किसी और के, और किसी और के नाम पर इशू हो जा रहे हैं। हम आपको लौटे लिए चलते हैं, ये पूरे मामले की शुरुआत कब हुई थी? जब ये मामला सामने आया था तो एक टोल टैक्स के प्लाजा से जो जुड़ा हुआ मामला था, शंभू भगत ने मामला दर्ज कराया था कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि और माननीय मंत्री आलमगीर आलम ने उनको फोन पर धमकियां दी। तब लोगों को समझ में नहीं आया था कि एक टोल गेट के लिए इतना हाई प्रोफाइल मामला क्यों। बाद में खुलासा हुआ कि ये जो बाद में शंभू भगत को पीटा भी गया जब वो ये ठेका भरने के लिए गए थे टोल प्लाजा का, और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उन्होंने एफआईआर भी किया था, उस केस को भी ईडी ने टेकअप कर लिया। देखिए उस समय वो टोल प्लाजा का मामला छोटा लग रहा था, लेकिन अब आप प्रेजेंट सिचुएशन से कनेक्शन जोड़कर देखेंगे तो अवैध खनन का जो पत्थर है वो दूसरे राज्यों में और बांग्लादेश जाने का वही मुख्य उसे पार कराने के लिए टोल प्लाजा का था। अभय मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े, ये पूरा केस देख रहे हैं, यही वकील हैं उस केस के, शंभू भगत की ओर से। अभय सर कुछ और इस पे हाईलाइट कीजिए कि ये पूरा कैसे। प्रतुल जी के विचार से सहमत हूँ। जब मेरे पास ये मुकदमा आया था तो मैंने भी शंभू भगत से पूछा था कि भाई एक छोटे से टेंडर के लिए मारपीट हो गई, इस पे आप इतना डरे हुए क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं सर बहुत ये है वो है। हम लोग ठीक है चलो, इसमें आप प्राथमिकी तो पहले ही करके चले आए हैं, आगे क्या चाहते हैं? नहीं सर मुझे सुरक्षा दिलवाई जाए, नहीं तो वो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी छोटी सी ठेका, बहुत छोटा सा ठेका है वो, एक टोल टैक्स का ठेका था, तो उसके लिए इतना बड़ा रिट याचिका जब मैंने किया सिविल रिट की, भाई उसे टेंडर को प्रोसेस गलत है, तो उसमें इतना हाइप हुआ कि मुझे भी समझ में नहीं आया। तो जो आपका इससे इंटरैक्ट दूसरा सवाल है कि इतना इंटरैक्शन बिटवीन और इतना जो भ्रष्टाचार का नीचे तह तक जाना वाला सिस्टम है। हाँ, एक टोल के लिए सीधे ग्रामीण विकास मंत्री बिल्कुल उनको फोन किया गया था। अभी वो हमारी जो दो मामले हैं उसमें, जैसा अभी प्रतुल जी ने कहा, दो मामले हैं उसमें। एक क्रिमिनल है जो हमारा अभी लंबित है, सुरक्षा का हमारा अलाउ हो चुका है, शंभू जी को सुरक्षा मिल चुकी है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश और डायरेक्शन से। दूसरा पार्ट है कि जो बाकी बचा हुआ मुकदमा है उसे सीबीआई में भेज दिया जाए। तीसरा जो उसे जो पैसे से जुड़ा था, जो पीएम अंडर एक्ट के तहत आता था, वो अभी ईडी ने टेप कर दिया है। समय कम है। मयूर शेखर झा जी, अंतिम 2 मिनट है, उसमें ये समझाइए कि देखिए ये जो नौकरशाही है ना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती, वो एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन यहाँ जो झारखंड में देखा जा रहा है, फलाना ब्यूरोक्रेट्स फलानी पार्टी का, फलाना ब्यूरोक्रेट्स फलानी पार्टी का, ये इस नेता के नजदीक, तो ये पूर्व मुख्यमंत्री के नजदीक, ये वर्तमान मुख्यमंत्री के नजदीक, ये चल रहा है और ये चर्चा खुलेआम हो रही है, जबकि नहीं होना चाहिए। पंकज जी, 2016 के राज्यसभा चुनाव में अगर आपको याद होगा कि एक एडीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जो है कांग्रेस के एक विधायक के घर पे गए थे, और उन्होंने उस विधायक से रिक्वेस्ट किया था कि आप वोट डालने मत जाइए, उसके बदले में आपका केस जो है हम रफा दफा करवा देंगे। वो विधायक जो है फाइनली वोट डालने गए और उसके बाद सीसीए के तहत उनके खिलाफ केस भी हो गया। तो ये अगर आपको ये लगता है पहली बार की मतलब आउट ऑफ द वे ब्यूरोक्रेसी जा रही है, तो ये तो जो है आपको भी पता है कि ये सच नहीं है। राजपाल वर्मा जी और अनुराग गुप्ता जी जैसे ऑफिसर्स किस तरह से पार्टी से ज्यादा पार्टी बनकर काम कर रहे थे पिछले 5 साल, ये लोगों ने देखा था। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं है। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी की अपनी एक इंडिपेंडेंस है, ब्यूरोक्रेसी की इंडिपेंडेंस बनाई रखनी चाहिए। जो ब्यूरोक्रेट है वो सरकार के लिए काम करता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करता है। और ये जो है ये इस तरह का मैसेज होना चाहिए। अगर कोई ब्यूरोक्रेट आउट ऑफ द वे जाकर अपने पद का दुरुपयोग एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए करता है, उस ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ब्यूरोक्रेट की तादाद और ऐसे ब्यूरोक्रेट की संख्या आपको प्रतुल जी की पार्टी से जुड़े हुए कहीं ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी और। मयूर जी, हमारे पास समय की कमी है,
बस मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। जी बताएं। जैसा मयूर जी ने अभी कहा, अगर उनके पार्टी के सत्ता में अगर किसी ने गलत किया वो भी गलत है, अगर वर्तमान में भी कोई पदाधिकारी और ये सरकार इस तरह का कल्चर चला रहा है वो भी गलत है। ये हमें सबको मिलना पड़ेगा, नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकला कि ये भ्रष्टाचार का दलदल बहुत खराब है, इसमें न्यायपालिका को भी लपेटे में लेने की कोशिश की गई है। मैं भाजपा के कई प्रवक्ताओं के साथ इंटरेक्ट किया हूं, प्रतुल जी जैसी क्लैरिटी के साथ मुझे नहीं लगता है भाजपा का कोई पढ़े लिखे हैं सर, और ये तथ्य हमेशा रखते हैं, हमेशा अपने साथ तथ्य रखते हैं, पॉइंट्स रखते हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो भ्रष्टाचारी है ना, ये अपना प्रोटेक्शन ढूंढते हैं। वो न्यायपालिका को लपेटे में लेंगे, नौकरशाही को बरगलाएंगे, लेकिन हाथ जोड़कर खास करके नौकरशाही से, झारखंड के नौकरशाही से ये अपील है कि मर्यादा बनाए रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आप जिस स्तर पे एग्ज़ाम पास करके आए हैं और जिस स्तर पे काम करते हैं, और आज जो स्तर है वो कहीं ना कहीं दुखदाई है, पीड़ादायक है। और ये आम जनता के लिए ज़्यादा पीड़ादायक तब हो जाता है जब आप खुद उस कीचड़ में आपके हाथ सने दिखते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, प्रतुल शाहदेव जी, मयूर शेखर झा जी, अभय सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, नमस्कार।